नमस्कार, मैं पविता फोगाट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपको मिलवाते हैं माननीय पवन जी से, जो उत्तर संगठन मंत्री हैं। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भारतीय मजदूर संघ का संगठन मंत्री। जी सर। उत्तर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ। जी सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी जो केंद्र सरकार है, ये मजदूर और कर्मचारी विरोधी जो नियम लागू कर रही है, उससे आप कितना सहमत हैं? पहले तो ये जस्टिफाई करना है कौन सा कानून कर्मचारी विरोधी है, कौन सा कर्मचारी के में है, ये निर्णय करना पड़ेगा। एकदम से हम नहीं कह सकते कि सरकार कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे काम मजदूरों के हित में किए। इसलिए कानून की बात जहाँ तक करेंगे तो कोई भी कानून में बहुत सारी खामियां रहती हैं आज भी। तो टोटल मिलाकर सरकार कर्मचारी विरोधी है, मैं इसे सहमत नहीं। इससे आप सहमत नहीं हैं? ठीक है, तो आप कई बार देखा गया है कि जब सरकार मजदूरों के खिलाफ या मजदूर विरोधी कुछ काम करती है, तो आप उसका उतना जोर देकर समर्थन नहीं करते जितना छोटा सा कोई काम किया मजदूरों के लिए, उसमें आप पुनर्जोर समर्थन करते हैं, जोर शोर के साथ। भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ से लेकर आज तक रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति में भरोसा करता है। जैसे सरकार अगर मजदूरों के हित में कोई काम करती है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। सरकार जितना मजदूरों का विरोध करती है, मजदूर विरोधी कोई नीति लेकर आती है, भारतीय मजदूर संघ उसका उससे ज़्यादा तीखा विरोध करता है। आप अगर देखेंगे पिछले 50 साल में भी देखेंगे, पिछले 5 साल में भी देखेंगे, इस कोरोना काल में भी देखेंगे, तो भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हर समय सरकार की कोई मजदूर विरोधी नीति आई है तो उसको लेकर सड़क पर खड़ा नजर आया। और हमने सरकार को बहुत सारी नीतियां बदलने पर बाध्य भी किया। अभी तो मजदूर संघ कई बार प्रोटेस्ट करते हैं, वो इतना उभर के नहीं आता है जब वो विरोध करते हैं, तो लेकिन जो छोटा सा काम सरकार ने मजदूरों के लिए कर दिया तो उसका बहुत ज्यादा समर्थन किया जाता है कि सरकार आप ऐसा एक भी उदाहरण नहीं बता सकती कि कोई छोटा काम हुआ, भारतीय मजदूर उसने बड़ी प्रशंसा की। और सरकार ने मजदूर विरोधी काम किया और हमने मजदूरों के बीच में व्यापक जन जागरण चलाकर उसका विरोध नहीं किया। सर, अभी आप एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। सर, वो तो देखो कई बार दिखती है, कवरेज भी करते हैं हम लोग, वो चीज़ें सामने आती हैं, जितना फैलाया जाता है। अभी पीछे नगर निगम के भी कर्मचारी बैठे हैं, आंगनबाड़ी मजदूर बहुत से हैं जो बैठते हैं, लेकिन उनका आता पता नहीं होता कि वो अभी आंदोलन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो है, ये वास्तव में मैं अगर बोलूँगा तो थोड़ा जरा आपको अटपटा लगेगा। ये मीडिया की नीति है, मीडिया हाउसेज की पॉलिसी है। सर, मीडिया तो कविता जी सुनिए, थोड़ा पेशेंस से सुनिए। ये जो मैं आपकी बात नहीं करता, आप मेहनत करके कवरेज करके ले जाते हैं, जो ऊपर के बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो कॉर्पोरेट के शिकंजे में, ये उनकी नीति है कि तो मजदूर आंदोलन को कम से कम दिखाया जाए। ये हमारा जो पत्रकार मित्र जो न्यूज जनरेट करता है, वो मेहनत करके स्टोरी बनाएगा, मेहनत करके कवरेज करके लेके जाएगा, फिर तो सारी चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि मीडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 15-20 साल में। ये जो संपादक नाम का प्राणी था, इसकी जो स्वतंत्रता थी वो चली गई। उसके कारण से मीडिया आज मजदूरों के समाचारों को उभारता नहीं है। तो इस पर आप सहमत हैं कि जो किसान आंदोलन है उसको भी गोदी मीडिया जो बुलाया जा रहा है वो सही बुलाया जा रहा है? किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ओके, चलो सर, मार्च का महीना है और महिलाओं की बात कर ले थोड़ी सी। 8 मार्च को हर कोई महिला को बहुत ज़्यादा महत्व, शॉफ भी लगा लो, मेरी तरफ से तो यही है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि आज भी उतना मान सम्मान औरत को दिया जा रहा है, बराबरी का अधिकार। अभी अगर हम बात करें जॉब में या नौकरी में, मातृत्व अवकाश बढ़ा है, अच्छी बात है कि महिलाओं को अवकाश दिया गया। इस पर आपको नहीं लगता कि महिलाओं का नौकरी में जो स्थान दिया जाना चाहिए, जितनी अपॉर्चुनिटी, वो कम हुई है, रोजगार कम हो गया एक तरह से? ये बात सच है, दोनों बातें सच है। मातृत्व अवकाश बढ़ा है और उस मामले में खास करके असंगठित क्षेत्र में
इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं के जॉब का नुकसान हुआ है, कुछ मात्रा में, जी। किंतु बहुत बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्र में इसका लाभ भी हुआ है। ये दोनों बातें सच है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? नहीं, हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं दोनों तरफ, उद्योगपति को भी समझाते हैं, और एक काम अगर सब मिलकर करें, इसका एक समाधान है। समाधान क्या है कि बड़े पैमाने पर ESIC की कवरेज बढ़ाई जाए। अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन कर्मचारी जीवन बीमा निगम अपनी कवरेज बढ़ाएगा, उसको कवरेज बढ़ाने की सहूलियत दी जाएगी, तो फिर ये समस्या कम होगी। क्योंकि संगठित क्षेत्र में इसलिए लागू है कि 6 महीने 6.5 महीने की जो तनख्वाह का भुगतान है वो ESIC करता है। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई सेक्टर जो ESIC की कवरेज में आते हैं उसका भुगतान वो करता है। असंगठित क्षेत्र में ये समस्या ज़्यादा आती है। असंगठित क्षेत्र में ESIC अपना दायरा बढ़ाए, उसके लिए हम प्रयत्नशील। और ये अभी जो माइनिंग के क्षेत्र में भी महिलाओं को जो नए नियम बनाए गए हैं माइनिंग क्षेत्र में, कि महिलाएं रात को भी जॉब कर सकती हैं, नाइट शिफ्ट कर सकती हैं या रात की पाली में काम कर सकती हैं। केवल माइनिंग का मामला नहीं है, टोटलिटी में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, ये विषय है। माइनिंग हो या फैक्ट्री हो या कोई और सेक्टर हो। तो ये सही है महिलाओं के लिए? भारतीय मजदूर संघ हमने इसका विरोध किया। भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस विचार से सहमत नहीं है कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी करनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से इस देश का एक दुर्भाग्य है कि जो तथाकथित प्रोग्रेसिव महिलाओं के NGO हैं तथाकथित, उन लोगों ने 1000 से ज़्यादा मेमोरेंडम दिए। Why discriminate government with us? Why not we can do night duty? This that एक जेंडर इक्वलिटी जिसकी आप चर्चा कर रही थी, उसके नाम पर 1000 से ज़्यादा महिला NGO ने सरकार को मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने नाइट ड्यूटी की मांग की है। सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्रंट जो है, जो बहुत बड़ी मात्रा में महिला मुक्ति, महिला शोषण, महिला ये बात करते हैं, उन लोगों ने मांग की है कि पुरुष जो है महिलाओं को नाइट ड्यूटी करने नहीं देता, हम करेंगे। और ये एक बड़ा संकट है प्रोग्रेसिव महिलाओं का, सामाजिक महिलाओं का नहीं है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव महिलाओं का बड़ा संकट है देश में। अगर कुछ महिला संगठन इसके विरोध में खड़े होते हो तो क्या आप उसका साथ देंगे? निश्चित हम इसके विरोध में, क्योंकि भारत में महिला जो ड्यूटी करने जाती है, नौकरी करने जाती है, उसकी परिस्थिति ऐसी रहती है कि वो मजबूरी में नौकरी करने जाती है, मैं इसको मानता हूँ। इसलिए और एक साथ उसका सामाजिक दायित्व है, उसका परिवार है, बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, माँ बाप है, उसको अपने सामाजिक दायित्व पूरा करना। इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो भारतीय मजदूर संघ है ये सही और गलत को पहचान कर आगे बढ़ता है, ना कि ऐसे नहीं, गलत और ठीक को पहचानते हैं। हैं। इसीलिए महिलाएं हमारे यहाँ सामाजिक दायित्व भी निभाती है, इसलिए उसको नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। तो भारतीय मजदूर संघ का अभी भावी एजेंडा क्या हो सकता है? हम अभी 2-3 एजेंडों पर निकट में काम करने वाले हैं। एक हमारा एजेंडा है जिसको आप बार बार चर्चा कर रही हैं, 8 मार्च को जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर सारे देश में हम अपने ढंग से जन जागरण करेंगे सारे देश में। मार्च के तीसरे सप्ताह में 15 मार्च से हम पेंशनर्स की समस्या को लेकर के सारे देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे पेंशन। और अभी मार्च से लेकर नवंबर तक लगातार हम ये जो सरकार की नीति आई है निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की, कॉर्पोरेटाइजेशन की, बैंकों को बेचने की, LIC के 75% शेयर करने की, 74% शेयर करने की, ये जो नीति आई है बजट में पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट की, इसको लेकर के हम लगातार अवेयरनेस करते हुए, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर एक प्रेशर बनाएंगे कि सरकार अपनी इस नीति को रोल बैक करे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम आपके एजेंडे में कब से है? पहले से या अभी? पहले दिन से। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने अगर पहले दिन से 1 जनवरी 2004 में जब से स्कीम आई है,
भारतीय मजदूर संघ इस स्कीम का विरोध करता है, ओके। किंतु 10 साल तक यूपीए की सरकार ने इस स्कीम में कुछ नहीं किया। इस सरकार गए 6 साल में इस सरकार ने उस स्कीम में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, और एक मॉडिफिकेशन ऐसा कि इसमें सरकार फंस गई है। सर कई बार ऐसा लगता है कि जो सरकार मजदूरों के लिए विषय तैयार करती है, जो एजेंडा तैयार करती है, वो उसी को आप अप्लाई कर लेते हैं या अपना खुद का भी कुछ? हमारे एजेंडा पर हम सरकार को चलने पर बाध्य करते हैं, सरकार के एजेंडे पर नहीं है। सरकार के विषय कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने जो तय किया वही आपने अपना लिया। हम वैसा नहीं, हम जो कहते हैं वो सरकार अपना, आप जो कहते हो वो सरकार अपनाए, इसके लिए हम जोर लगाते हैं। ओके, ऐसा नहीं, हम सरकार के पीछे नहीं चलते, ठीक। हम मजदूरों के पीछे चलते हैं। ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग जगत के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो इसका विरोध कहाँ तक करते हो? सरकार सुनती भी है? क्या है, आज मैंने जिससे पहले कहा ना, कुछ उद्योगपति है जी, जिनका सरकार पर दबाव, सबको पता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें हैं। नहीं दबाव क्या कि हम नौकरी देते हैं, हमको निकालने का अधिकार चाहिए। ओके, ठीक है ना, जबकि मैं मानता हूँ, भारतीय मजदूर संघ मानता है, नौकरी का जब कैजुअलाइजेशन होगा तो उद्योग का कैजुअलाइजेशन हो जाएगा, जी, कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाएगा, और जब क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाएगा तो अंततः नुकसान किसको होगा? उद्योग को नुकसान होगा। सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा सरकार ने जो 75% आरक्षित सीट कर दी है स्थानीय लोगों के लिए, ये तो फिर गलत है। अब हरियाणा सरकार ने ये जो निर्णय किया, जी, 75% जो आरक्षण जो निर्णय किया, मैं ये मानता हूँ सरकार अपने प्रदेश के युवाओं का कौशल बढ़ाए, जी, उनके स्किल डेवलप करे, उनको योग्य बनाए रोजगार, उनको हरियाणा में बांधने की बजाय उनको इतना योग्य बनाए कि सारे देश के उद्योग में कब्जा करे जाकर, बजाय उसको हरियाणा में रोके। मतलब मेन ये है कि अभी इतना स्किल डेवलप करें कि वो देश और दुनिया में उद्योगों में प्रभावी भूमिका में आ जाए। तो ये सरकार को इसलिए सरकार ये सोचे कि स्किल डेवलप कैसे हो। अगर इस तरह से आरक्षित की गई सीटें और पूरे भारत में सभी राज्य ऐसा कर देंगे तो सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार अपने युवा का इतना स्किल डेवलप करे कि वो सारे देश में कंपटीशन में टॉप करे। तो आप इस बात का हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्किल डेवलपमेंट पर जोर दें। मतलब कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचाने सरकार की कोशिश करते हैं कि निश्चित रूप से हम सरकार को ये कह रहे हैं, कहेंगे कि सरकार स्किल डेवलपमेंट पर, क्योंकि सीधा सीधा प्रवासी मजदूरों के पेट पे लात मारना हो गया एक तरह से। स्किल डेवलप नहीं हो रहा, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दुर्भाग्य से स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा जी, तो हमारा नौजवान क्या करेगा? तो ये सरकार की खामी है। सरकार के स्किल डेवलपमेंट करे, और स्किल डेवलपमेंट भी कौन सा, उसमें भी एक अंतर है। सरकार अपने ढंग से स्किल डेवलप करती है जी, हमको उस पर आपत्ति है जी, स्किल और उद्योग जी, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है तालमेल चाहिए। जी। उद्योग की मांग क्या है, स्किल किस स्किल की मांग कर रहा है वो, हमें जो उद्योग में जो काम प्रोडक्शन के लिए चाहिए वही तो वो चाहिए, ले। बाकी डिग्री का क्या करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ किस ढंग का स्किल डेवलपमेंट करे ताकि उद्योग की मांग पूरी हो जाए, नौजवान को रोजगार मिले। तो ये स्किल का मामला सीधे सीधा एजुकेशन से जुड़ता है कि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पूरा हो चुका है। मैं शिक्षा क्षेत्र पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मजदूर क्षेत्र का आदमी हूँ, मैं बहुत सारा शिक्षा क्षेत्र लेकिन अभी यही बोल नहीं कहना सकता। उन्हें हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, स्किल को शिक्षा से जोड़े, स्किल को रोजगार से जोड़े, स्किल इतनी करे कि हमारा नौजवान अच्छी परफॉर्मेंस करे, और उसको किसी आरक्षण, देखिए योग्यता को आरक्षण की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल, इसलिए इतना योग्य बनाओ उसको नौजवान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भी एक स्कीम थी पकौड़ा बनाओ, वो कहाँ तक सफल हुई? लॉकडाउन में तो वो भी कामयाब नहीं हो पाई, वो रोजगार भी हाथ में आया हुआ चला गया। आप पकौड़े बेचने वाले का अपमान मत करिए। नहीं, अपमान नहीं कर रही हूँ सर, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ सर। सॉरी, आप
ये जो छोटा रोजगार करने वाला आदमी है, सेल्फ मैं रोजगार की बात कर रही हूँ, आप इसको समझिए। एक समय अभी 2 साल पहले जब हमारे पीयूष गोयल थोड़े समय के लिए वित्त मंत्री बने थे जी, अरुण जी के बीमार होने पर, तो उन्होंने एक इंटरनेट बजट लाया था, अगर आपको ध्यान होगा। हाँ जी सर बताओ। उन्होंने कहा था जीडीपी में 42% शेयर इनफॉर्मल सेक्टर का है। जी, इनफॉर्मल सेक्टर कौन है? तो ये चाहे कोई चाय बेचता हो, चाहे कोई पकौड़ा बेचता हो, चाहे कोई मूंगफली बेचता हो, ये जो छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं, सिर्फ वो करके खाते हैं, इज्जत करते हैं। नहीं, दे 42% शेयर इन जीडीपी। डेफिनेटली। This is accepted by the finance minister, the floor of the house and the parliament. ठीक, तो हमारा कहना है कि किसी भी रोजगार का अपमान मत करें। जी बिल्कुल सर। ये जो 75% आरक्षण है, इसकी वजह से लगता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन करेंगे। अभी या ऐसा फिक्स अभी कुछ आया है, दिक्कत अभी हो जाएगी? कानून आया है और सरकार ने कहा है जी कि नए उद्योगों में इसको लागू करेंगे। जी तो नए उद्योग जब लगेंगे उसमें देखते हैं इसकी क्या भूमिका बनती है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया और जो प्रवासी मजदूर थे उनको लेके जाना, छोड़ के आना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की थी, मतलब काबिल तारीफ कह सकते हैं। वो आपने जो काम किया था वो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता को ढकने के लिए क्यों नहीं किया? हम मजदूर क्षेत्र में जो काम करते हैं, जी हम मजदूरों के केवल 8 घंटे का मजदूर नहीं मानते, जी हमारा मेंबर नहीं मानते, उसको हम अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। और जब परिवार में कोई संकट आता है तो सबको मिलजुल कर उसका जितना संभव हो सहयोग करना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ केवल एक ट्रेड यूनियन नहीं है, केवल ब्रेड बटर यूनियन नहीं चलाते, हम एक सामाजिक संगठन भी है। सामाजिक संगठन के उत्तरदायित्व के नाते हमारे कार्यकर्ताओं ने सारे देश भर में जो भी संभव था सेवा कार्य करना, कच्चा भोजन देना, पक्का भोजन देना, कहीं जूता चप्पल देना, बच्चों को दूध देना, दवा देना, जो कुछ भी हमारे से बन पड़ा। हम नहीं मानते बहुत कुछ किया हमने, हम इतना ही मानते हैं जितना वो भगवान राम का जब पुल बन रहा था ना, तो एक गिलहरी थी है, गिलहरी जितना काम किया हम उतना ही करते। सर, ये अभी जो महंगाई बढ़ रही है, तेल के भाव, ये सीधा जो है मजदूर पर ही तो इफेक्ट कर रहा है। इस बारे में आपने कहीं बोला नहीं अभी तक? क्यों नहीं बोला? इसका विरोध किया जितना यूपी के सरकार में मुझे ध्यान है कवरेज किया था, आप लोगों ने मुख्यमंत्री का घर का घेराव किया था, है ना? हाँ, इस बार आप क्या करने वाले हैं? अब भी हर मोर्चे पर सजग, जी महंगाई का मोर्चा हो, बेरोजगारी का मोर्चा हो, श्रम कानून का मोर्चा हो, सेवा का मोर्चा हो, सब जगह पर सक्रियता के साथ जब जो भूमिका निभानी है उसके लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। इस पर मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर हम तैयार हैं, हम लड़ना सरकार की गलत बात है। और हमारी ये मांग है कि राज्य की सरकारों को इस पर सहमति देनी चाहिए। राज्य सरकार को मेरी पूरी बात सुनिए। राज्य सरकारों को सहमति देनी चाहिए और इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो अपने आप दाम गिर जाएगा। हाँ, पूरे देश में। इसलिए सब जीएसटी काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट्स बैठी है। स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, चेयर करती हैं नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, देश के जो वित्त मंत्री हैं वो उसको चेयर करते हैं जीएसटी काउंसिल को, सब उसके मेंबर हैं, सब उस पर सहमति दे तो निश्चित रूप से और पेट्रोल के दाम गिरेंगे। इसलिए जीएसटी में आना चाहिए, ये भारतीय मजदूर संघ का एक मुद्दा है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बबीता फोगाट, थैंक यू।